What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 24 जून। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में यानी कि करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा और अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। आर्टिकल कवर करने के बाद में बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से फ्रेम किए गए हैं। उनको अटेम्प्ट करोगे तो एक शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलोगे। तो बहुत कुछ डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों की रहने वाली है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का रहने वाला है वो हम लोग कवर करेंगे। ग्रुप ऑफ म्यूनमेंट्स एट हम्पी के बारे में कवर करेंगे। क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। वीडियो के एंड में ही आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी देखने को मिलेंगे जो कल आप लोगों से पूछे गए थे। तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय करिएगा। बाकी जैसा स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले तो दिल से हाथ जोड़कर आप सभी को बधाई हो, क्योंकि ये जो परिवार है ये एक तरीके से मैं अकेला इसको बनाने में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता अगर आप लोग साथ में मिलकर मेरे न चलते। तो कदम दर कदम आप लोग जुड़ते गए मेरे साथ में और ये परिवार आगे बढ़ता चला गया। जिस दिन, मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, मतलब मुझे अंदर से डर लग रहा था। मैंने कहा यार ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसी रिएक्शन आएगी लोगों की देखकर, मतलब क्या वो रिएक्ट करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। मतलब एक ऐसा नहीं कि एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जिसका जो मन आता है वो लिख के चले जाते हैं, पर लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है यार 1 मिलियन तक का, पहले एक सब्सक्राइबर से लेके आज तक का, कि 99.9% जो लोग रहे ना उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है। कोई बहुत ही माइन्यूट एक आधा कोई इधर उधर से आगे किसी ने उल्टी सीधी 2-4 बातें बोली, वो एक तरीके से स्टूडेंट था भी नहीं जो इस तरीके की 2-4 बातें जिसने भी बोली हुई कभी, पर लेकिन जो भर भर कर उन्हें कहते हैं एक तरीके से एक बोल सकते हैं जितना समुद्र है इतना ज़्यादा है, इतना एक ग्रेट, इतना लार्ज जो आप लोगों ने प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं नतमस्तक हूँ यार आप लोगों के सामने कि एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो चीज़ों को लेकर ऐसे चला और यहाँ तक आकर पहुँच गया, और वो भी एक इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर में। तो ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 1 मिलियन का जो सफ़र रहा है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे तो ऐसे भी फैमिली मेम्बर है जो पहले दिन से साथ में जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग, 4-5 साल तक किसी टीचर के साथ में कनेक्ट रहना। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, ठीक है सिलेक्शन हो गया उसके बाद में चले गए, पर लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो लगी, मैंने जब सुबह उठकर देखा कई सारे मेल्स थे उसमें, मतलब बच्चों ने बाकायदा जो उन्होंने एक तरीके से जो स्क्रीन चलती है कि हाँ सर ये इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, एक तरीके से मतलब जगे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि 1 मिलियन कब होगा। मेरे पास में इतने सारे मेल आए, तो सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद यार। और मेरी तरफ से सबको पार्टी। आप लोग मीठा मुंह करना, जो भी आप लोगों का मन करे आप लोग खाइएगा घर में। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग का ही परिवार है यार, मैं अकेला हूँ क्या, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। एक जब परिवार होता है, घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उससे एक परिवार बनता है। अकेला तो बस इंसान अकेला ही रहता है, पर लेकिन जब आप लोग जुड़ते चले गए, आप लोग का प्यार, आप लोग का हौसला, कई जगह ऐसी सिचुएशन रही जहाँ पर मैं एक तरीके से ना परेशान भी था, वहाँ पर भी मन किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार लेक्चर बनाते हैं। लेक्चर को हमेशा इस तरीके से लेके चला कि ये मेरी लाइफ का पार्ट है, इसको छोड़ने में दर्द होता था हमेशा, कभी भी आज तक लेक्चर इसलिए छोड़ नहीं पाया। किसी भी सिचुएशन में, कहीं शादी में जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, हाथ में चोट लग गई पता नहीं क्या क्या सिचुएशन हुई साथ में, पर लेकिन लैपटॉप में भी कई बार दिक्कतें आई, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है, मतलब कहीं गाड़ी में बैठ के लेक्चर बनाए जा रहे हैं, पर लेक्चर नहीं रुकने दिया कभी। तो वो कहाँ से आती थी वो एक तरीके से हिम्मत ये सब काम करने की यार। वो आप लोग का जो प्यार है ना, जो भर भर कर आप लोगों ने जो प्यार लुटा है, जो आप लोगों ने जो रिस्पेक्ट दी है, हमेशा उसी से ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे कि आप लोगों को क्या बेसिकली गिफ्ट दिया जाए। कई सारे बच्चे बोले सर लाइव आओ, तो क्या रियलिटी में लाइव आना चाहिए, हाँ या फिर ना। आप लोगों से कम्युनिटी टैग में मैं आप लोगों से पोल कराऊंगा। तो कई सारे बच्चे बोले सर एक बार मतलब एक तरीके से फेस टू फेस लाइव हो जाए, 2-4 बातें हो जाए। चलिए इसके बारे में बातें करूंगा आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में बताना वैसे आप लोग क्या चाहते हैं, और अगर लाइव आने का कुछ ऐसा मुद्दा भी होगा तो आज कम्युनिटी टैग में मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। उसमें आप लोग बताना कैसे कैसे क्या क्या बातें करनी है। कुछ बातें की जाएंगी, जो भी बातें होंगी आप लोगों से कुछ नहीं एक तरीके से गुफ्तगू करेंगे बाकी ये लेक्चर है पढ़ने वाला, तो इसमें पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ डिस्कस करूंगा डिटेल में, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करके माइंड में आप लोगों को आगे बढ़ना है, जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। ओके,
एक बात का प्रॉमिस करो कि मुंह मीठा जरूर करोगे, और अपने घर वालों का भी मुंह मीठा करा पाओगे कि हमारा एसएलवी परिवार जो है वो 1 मिलियन का हो गया है। बहुत ही बड़ा नंबर होता है यार, 10 लाख लोग, समझ रहे हो? एक तरीके से अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। पर लेकिन जितनी ज़्यादा परिवार की स्ट्रेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप लोगों को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना है, आगे चलकर अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सुधारना है। ये ऐसा नहीं कि बस ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, हमें को कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी पड़ेगी। तो आप लोग पेड़ लगा सकते हैं एसएलवी के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, ठीक है। इसी के साथ में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जब भी आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो यार अब मुझे मेल जरूर किया करो, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वो ऐसी खुशी देता है कि और कोई खुशी नहीं है उसके कंपेयर में। क्योंकि यही तो एक चीज़ है जो मुझे एक तरीके से ना मोटिवेट रखती है कि हाँ, मेरी वजह से छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन आप लोगों की जिंदगी में जा रहा है, और जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो पा रहे हैं और समाज हमारा सुधर रहा है। और ऐसे ही हम लोग अपने देश को आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई है, बिना महिलाओं के हम लोग अपने समाज को पूरा नहीं बोल सकते। तो यहां पर बोला गया है व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। ये यहां पर जो क्रिस्टिना लेगार्डे हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि जब महिलाएं बेहतर करती हैं तो अर्थव्यवस्थाएं बेहतर करती हैं। यानी कि 50% जो हमारी जनता है उसको हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको साथ में लेकर चलना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर बात की जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कहां पर है? आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 334, इसी के साथ में आर्टिकल 433, आर्टिकल 431। तो इस तरीके से बिल्कुल यूपीएससी में आप लोगों की स्टेटमेंट बनती है, वो नहीं घुमाने वाली कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। सारी ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे पहले फ्रंट पेज से आप लोगों से थोड़ी शुरुआत करूंगा। यहाँ पर आज के फ्रंट पेज पर जो आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी वो फिर से महाराष्ट्र में जो भी रस्साकसी चल रही है उसको लेकर है। और कल के ही डिस्कशन में पूरा मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो पहले यहां पर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है कि 2/3 को मर्जर माना जाता है। पहले ये जो संख्या थी ये 1/3 थी। कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको चेंज किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, और मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। ये देखिए पहले यहाँ पर महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचे पूरे नेताओं को लेकर, गुजरात से अब कहां पर पहुंच चुके हैं? गुवाहाटी, आसाम के अंदर में। मतलब अलग ही लेवल का खेल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकर आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो को पॉज कर आप लोग ये बताओ हमारे देश में सबसे ज्यादा जो सेब हैं वो किस एरिया में उगाए जाते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा, अभी इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा, कहां कहां पर सेब उगाए जाते हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई चीज होती है तो एप्पल को लेकर यहां पर एक तरीके से कन्वेंशन देखने को मिला, जिसमें ये बातें निकल कर आई कि एप्पल की खेती को कैसे लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप लोग जाएंगे कश्मीर वाले रीजन में 70% जो लोग हैं वो एप्पल की खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर एप्पल की खेती ढंग से नहीं होगी तो वहां पर लोग भूखे मर जाएंगे। और यहां पर आर्टिकल 370 जब से चेंज किया गया तब से दिक्कतें देखने को मिली। हर एक किसान के साथ में सबसे बुरी जो दर्दनाक चीज देखने को मिलती है और जो अक्सर मेरे दिल को काफी दुखी करती है वो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया। क्या है? यहाँ पर एक किसान है, खेतों में एप्पल उगा रहा है। यहाँ पर टोटल जो एप्पल है वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं और उनकी मार्केट की वैल्यू है 14,400 करोड़ जो एप्पल मार्केट में आ रहे हैं। पर लेकिन किसानों को कितना मिल रहा है इसमें से? उनको मिल रहे हैं ओनली 4,300 करोड़। यानी कि बाकी के 10,000 करोड़ के करीब अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे वो जो है वो किसके हाथ में जा रहा है? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। इसमें कॉर्पोरेट प्लेयर हो गए, इंटरमीडिएटरीज हो गए, एजेंट हो गए, बीच में कोल्ड स्टोरेज चेन वाले हो गए, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने वाले हो गए। तो ये सारे लोगों के हाथ में यहाँ से पैसा चला गया। यानी कि जो उगा रहा है उसके हाथ में ओनली आप लोगों को 4,000 करोड़ देखने को मिलेंगे और बाकी का 10,000 करोड़ जो है वो दूसरों के हाथ में जा रहा है। यानी कि जो ओनर है असलियत में, जिसने मेहनत की है खेतों में, उसको जो है प्रॉपर उतना नहीं मिल रहा है रिजल्ट जितना मिलना चाहिए। तो ये सोचने के लिए यहाँ पर मजबूर करता है। सबसे ज्यादा तो यार किसानों को मिलना चाहिए ना जो यहाँ पर काम कर रहा है, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में कहां पर उगाए जाते हैं एप्पल? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो खासकर हिली वाला रीजन उत्तरांचल, इसी के साथ में अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे नागालैंड, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम, ये एरिया है। इंटरेस्टिंग न्यूज बन जाएगी अभी अप्रैल के महीने में, ये यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अभी फिलहाल बिहार के अंदर भी एप्पल की खेती को स्टार्ट किया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 7 डिस्ट्रिक्ट के अंडर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। स्पेशल हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप स्कीम है उसके तहत यहाँ पर 10 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें इसको उगाने की बात की गई। वैशाली, बेगूसराय, इसी के साथ में भागलपुर, यहाँ पर 2-2 हेक्टेयर,
मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, इसी के साथ में यहाँ पर समस्तीपुर, यहाँ पर 1-1 हेक्टेयर में इसको उगाने की बात की गई है। तो फार्मर को यहाँ पर अलग से बीज दिया गया और बीज का जो नाम था, वैरायटी क्या है, ये है हरीमैन 99, ठीक है, तो यानी कि 99। तो यहाँ पर हरीमैन 99 वैरायटी दी गई एप्पल की। और कहाँ से लाई गई, ये हिमाचल प्रदेश से लाई गई। तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एप्पल होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर लाई गई, ठीक है। कभी हिमाचल प्रदेश में घूमने आऊँगा तो खिलाना कौन कौन सी वैरायटी आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ से ये वैरायटी लाई गई है और लगभग एक पर्टिकुलर वैरायटी को उगाने के लिए और ट्रेन करने के लोगों को 200 रुपये का खर्चा आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर जो ट्रेनर भी लाए गए कि बिहार में कैसे खेती करनी है, तो हिमाचल प्रदेश ने हेल्प की बिहार में खेती को उगाने के लिए, जो कि एप्पल की खेती यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 3 में जो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ऐसे कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा, और वो भी बात की जा रही है पोलियो वायरस के बारे में। आप लोगों ने अक्सर अमिताभ बच्चन जी को सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हुए बच्चों को, और वो काफ़ी बड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाया गया ताकि हमारे देश में से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी जो है उसको मिटाया जा सके। ये कहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्थ का जो टॉपिक है वहाँ से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा एग्जाम में, अगर आप लोगों से बात की जाए, जैसे मैं ही पूछ लूँ, अगर आप लोगों से ये बताओ कि हमारी कंट्री में कब पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हमारे देश को मिला, यानी कि हमारा देश आज की डेट में पोलियो फ्री देश है, यानी कि हमारी कंट्री को सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कौन देता है सर्टिफिकेट, पर लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप लोगों को बस ईयर बताना है कि कौन से ईयर में हम लोग को ये सर्टिफिकेशन मिला। ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इसके लिए ऑलरेडी डे भी डिक्लेयर किया गया था, जिसको वर्ल्ड पोलियो डे बोलते हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस बीमारी को मिटाया जा सके। तो ये जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। और इवन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 2016 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया एक पर्टिकुलर मिशन से, जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। और ये मिशन इंद्रधनुष जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को कई सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आर्टिकल के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। तो टकटकी लगाकर आर्टिकल को आप लोगों को सुनना है, जो भी डाउट होगा उसको पूछते हुए चलिएगा, डाउट लेकर यहां से नहीं जाना है, ठीक है। पोलियो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि इंसान के एक पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको बेकार कर दे। आज जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि हाथ पैर जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से बेकार हो जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिले। आप लोग बोलोगे कि एकदम कहाँ से याद आ गई ये पोलियो की बीमारी, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता के अंदर अभी यहाँ पर कुछ सैंपल लिख रहे हैं जिनको देखा गया ये पोलियो है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर बच्चे को जो बीमारी भी लगती है तो वहाँ पर उसको चेक किया गया। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली कि वो वाइल्ड पोलियो नहीं थी, यानी कि जो खतरनाक लेवल पे पोलियो देखने को मिलती है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बोला गया नॉट वाइल्ड पोलियो बट वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आप लोग सुनकर हालांकि हैरान भी होंगे। जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये जो वैक्सीन है ये बीमारी को होने से पहले ही ठीक करेगी, यानी कि किसी बच्चे को आप लोग वैक्सीन दे रहे हैं ताकि उसको पोलियो की बीमारी न हो। बिल्कुल ऐसे जैसे कोविड-19 के टाइम पर क्या किया गया, अलग अलग बच्चों को दवाइयाँ दी गई, बुजुर्गों को दवाइयाँ दी गई, मैंने भी अपने डोज लिए, आप लोगों ने भी अपने डोज लिए। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि ताकि हम लोग को कोविड-19 की बीमारी जो है वो न लग सके। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता था, कई सारी जो दवाइयाँ बनाई गई थी उसके नीचे उसके अंदर में कोविड-19 का ही डाइल्यूटेड वर्जन, यानी कि वायरस का डाइल्यूटेड वर्जन डाला गया था उसमें, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर डाला जाए। और वो एक तरीके से नहीं बोल सकते वायरस को बहुत ही कम मात्रा में बॉडी के अंदर डालना। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना एक इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करता है। पर लेकिन वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए बॉडी के अंदर डेवलप होता है जब कोई वायरस हमारी बॉडी के ऊपर एक तरीके से अटैक करता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ये वैक्सीन दी जाती है, उसमें मरा हुआ वायरस रहता है या फिर काफ़ी डाइल्यूटेड वायरस रहता है, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपनी ताकत बढ़ाना स्टार्ट कर देता है उस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर।
तो जैसे ये मरा हुआ है, इसके लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर जीवित और ताकतवर भी आएगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम क्रिएट कर चुकी है उसके साथ में लड़ने के लिए। तो ये वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन हमारी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है। पर लेकिन किसी इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक हो, इतना ज़्यादा बेकार हो कि जो वैक्सीन दी जा रही है वो वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो कि उस वैक्सीन को भी ना सहन कर पाए, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। या फिर वैक्सीन में जो वायरस का डोज हो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो कि यहाँ पर वैक्सीन ड्राइड पोलियो वायरस, यानी कि जो वैक्सीन जो दी जा रही है उसी से पोलियो वायरस यहाँ पर हो गया, तो वो डिटेक्ट किया गया यहाँ पर। ये जो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया, कई सारे जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं खासकर जहाँ गंदगी होती है, नाले वगैरह वहाँ पर, तो इस तरीके से सीवेज सैंपल के थ्रू यहाँ पर निकाला गया कोलकाता के अंदर में, जहाँ से ये नमूने निकल कर आए। और फिर यहाँ पर इनको देखा गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इनके द्वारा यहाँ पर चेक किया गया। कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर में है। और फिर यहाँ पर इसको डिस्कस भी किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना जरूरी रहता है यहाँ पर इस तरीके का कोई इशू निकल कर आता है, क्योंकि वो बीमारी उस देश से किसी और देश में न फैले। अभी आप लोगों ने देखा चाइना ने क्या बदतमीजी काटी, जब कोविड-19 हुआ तो चाइना ने किसी को बताया नहीं। अब चाइना ने किसी को बताया नहीं और वो दान में सारे देशों को दे दिया। अब उस टाइम पर चाइना जो है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था। अब कोई भी देश जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ आप लोगों को मिलता था। पर लेकिन अब समझ में आ गया कि यहाँ पर जब यहाँ पर कोई दुनिया भर की फ्लाइट चाइना से आ रही है जा रही है और चाइना वायरस को छुपाए बैठा है, जब दुनिया भर में वो फैल चुका था तब चाइना को लगा कि अब तेरी झूठ जो है वो छुप नहीं पाएगा, अब तुझे ना पोल खोलनी चाहिए। तो तब जाकर इसने बताया कि हाँ भाई साहब हमारा ही बच्चा है ये जो कि दुनिया को परेशान कर रहा है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिला। तो अगर पहले ही चाइना बता देता तो पहले सतर्क हो जाते तो ये वायरस इतना ना फैलता, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी लापरवाही बरती, वो भी बात है यहाँ पर। तो एक तरीके से कंट्री वेयर आप लोग देखते हैं दवाई दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि दी जाती है। ओरल मतलब मुंह में जो नहीं 2 बूंद जिंदगी के डाली जाती है, तो बच्चों को दिए गए काफी लार्ज स्केल पर, तो उसी से ड्राइव्ड कई बार बच्चों को पोलियो वायरस की बीमारी हो जाती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर पोलियो जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको पोलियो या फिर यहाँ पर पोलियोमाइलिटिस, ये आप लोग देखते हैं हाईली इन्फेक्टेड जो वायरस है जो यहाँ पर बॉडी बच्चों की इंपैक्ट करता है। ये अलग अलग कैटेगरी में डालता है इसके इंपैक्ट के हिसाब से। इसको पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2 या फिर पोलियो वायरस टाइप 3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ट्रांसमिशन जो रहता है वो पर्सन से पर्सन भी आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल जाता है। और बाकी गंदगी में रहना या फिर एक तरीके से सही खाना ना खाना, कॉन्टेमिनेटेड यानी सड़ा गला खाना खाना, तो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। आप लोगों ने अभी देखा जैसे जस्टिन बीबर, ठीक है, क्या हुआ, उसका आधा फेस जो था वो पैरालाइज हो गया। तो होता क्या है नॉर्मली इस तरीके से बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, यहाँ पर एक तरीके से काम करना बंद कर देती है। जैसे हाथ है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जैसे यहाँ पर बैसाखी लेकर चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी को पैरालिसिस मार जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरीके से काम करना बंद कर देता है। सिम्टम्स स्टार्टिंग में आते हैं काफी खतरनाक, जैसे फीवर आ गया, थकान, वोमिटिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यार हमेशा बोलता हूं, आज की डेट में कोई भी थोड़ी सी भी बीमारी अगर आप लोगों को देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर के साथ में कांटेक्ट करो। पता चला वो क्या इशू क्रिएट करके चलेगी और दुनिया भर के लोगों की जान जाती है, हम लोग लापरवाही करते हैं। अक्सर घर में अगर आप लोगों को थोड़ी सा भी बीमारी हो जाए ना, माँ बाप आप लोगों को तुरंत उठा के ले जाते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास में हो जाए। पर लेकिन अगर बात करें माँ बाप खुद जो है वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, घर में मम्मी पापा बाबा दादी अगर किसी को जरा सा भी बीमारी हो तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उनको बोलो कि डॉक्टर के जाए या फिर डॉक्टर को के पास में उनको लेकर जाओ या फिर डॉक्टर को घर पर लेकर आओ, जैसे भी कर सकते हो, पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को निभानी है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर पता चला जरा सी लापरवाही जो है इंसान की जान लेकर चलेगी तो फिर बड़ा पछताओगे और फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे खतरनाक चीज तो यह है, ये जो पोलियो की बीमारी है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप लोग बच सकते हैं इस बीमारी से, पर होने के बाद में इसका इलाज नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए वैक्सीन आप लोगों को देखने को मिलती है, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन क्या होता है, बीमारी हो गई उसको ठीक करना है, ये ठीक नहीं करती है, रोकथाम थोड़ा बहुत कर सकती है, पर लेकिन यहाँ पर मेन चीज है वो है आप लोगों को इम्यूनाइजेशन का काम यहाँ पर चलता है। ठीक है, यानी कि इम्यूनाइजेशन जो है वो यहाँ पर अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम सही है तो चीजें फिर आप लोगों की सही चलेगी। अगर बात करें यहाँ पर वैक्सीन के बारे में तो ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इंजेक्टेबल यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, और ओरल जैसे 2-3 बूंद जिंदगी की दी जाती है जो कि आप लोगों ने नॉर्मल देखी है, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है।
हमारी कंट्री का पोलियो के साथ में अगर रिश्ता पूछे कैसा था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग याद रखिएगा कि हमारा देश जो है वो यहां पर पोलियो वायरस से फ्री हुआ था, तो रिसीव किया फ्री पोलियो वायरस सर्टिफिकेट। तो पोलियो फ्री सर्टिफिकेट हम लोग को WHO के द्वारा दिया गया, और वो भी 2014 में। और ये ऐसा नहीं कि एक ही दम दिया जाता है, जैसे 2014 में तो सर्टिफिकेट मिला, पर लेकिन 2011 से हमारे देश में केसेस आने बंद हो गए, तो 3 साल तक का यहां पर इनके द्वारा चेक किया गया, अच्छा केस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो 3 साल तक केस नहीं आए। तो 2011 से लेके 2014 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें केस नहीं आए, फिर 2014 में जाकर ये सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कि ठोक पीट कर चेक कर जब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पोलियो जो कैंपेन है हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर चलाया गया, और आज तक भी यहाँ पर 2 बूंद जिंदगी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट जो केस था जो वाइल्ड पोलियो का यहाँ पर ये एक तरीके से मिला था 13 जनवरी 2011 यानी कि 2011 में यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो मुद्दा चला, तो 2014 में जाकर फिर यहाँ पर हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हमारी कंट्री से कई बार तो यहाँ पर लोग सीखने भी आते हैं कैसे इतनी खतरनाक बीमारी को हम लोगों ने कंट्रोल किया। पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करें, यानी कि पोलियो बीमारी को जब खत्म करने की बात आई, तो यार ये किसी अकेले इंसान की बस की बात नहीं थी। सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि हमारे देश में अकेले में नहीं थी यहाँ पर ये। तो 1988 में यहाँ पर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे 1 सेकंड के अंदर में कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ जाएगा किस ईयर में चलाया गया, तो याद रखिएगा 1988 में यहाँ पर ये चलाया गया। आज की डेट में 80% के जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एक तरीके से ऐसे एरिया में रहती है जहां पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका है, यानी कि मैक्सिमम देश जो है वो आज के डेट में पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आज की डेट में भी यहाँ पर कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूं अगर बात करूं यहाँ पर पोलियो के डे के बारे में, तो यहाँ पर वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और लास्ट टाइम 2021 में जो सेलिब्रेट किया गया तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से प्रोमिस रखा गया, उसको डिलीवर कर रहे हैं, जो बोला वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों की थीम रही। हालांकि जो अब की साल की होगी यहाँ पर 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो तब उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर बेसिकली तब उसकी थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वो अब की बार की होगी, यानी कि अब की बार अब तक का जो अक्टूबर तक का जो भी एग्जाम होंगे तब में आप लोगों को ये थीम याद रखनी है। इंडिया के अंदर अलग से इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाए गए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया, इम्यूनाइजेशन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1985 में। आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन के ऊपर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। इवन जब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर काम करना स्टार्ट किया उससे पहले हम लोग काम कर चुके थे। क्यों? क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि ये जो बीमारी है हमारे देश में से खत्म हो, ये बहुत सारे बच्चों को बर्बाद कर रही थी। आप लोगों ने देखा, मैंने बताया अभी साफ सफाई रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है यहाँ पर वो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यहाँ पर बोला गया कि वायरस को इनएक्टिवेटेड करके दिया जाता था। 3 डोज यहाँ पर और 1 एक्स्ट्रा देने की बात की गई, यानी कि एक तरीके से 2, 3, 5 मंथ के जो ओल्ड यहाँ पर जो डोज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, मतलब शेड्यूल रखे गए प्रॉपर, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में साफ सफाई रखनी है, पानी को उबाल कर पीना है, ठीक है, ये सारी जो भी फल फ्रूट्स लेकर आए उसको प्रॉपर वे में आप लोगों को चेक करना है। तो सारा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हमारे देश में ये प्रोग्राम चलाए गए। इवन जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया और इसमें भी पोलियो के टीके यहाँ पर लगाए गए। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी और भी बीमारी थी, तो यहाँ पर पोलियो को भी अलग से फोकस यहाँ पर दिया गया। टेटेनस हो गया, चाइल्डहुड टीबी हो गया, ठीक है, मिजल्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, तो बाकी बहुत सारी बीमारी थी पर पोलियो के ऊपर भी यहाँ पर फोकस दिया गया। फिर इंटेंसिफाइड प्रोग्राम लाया गया, तो यहाँ पर भी अब तक ये चीजें चली हुई आ रही हैं। अभी आप लोगों को पता है कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश में जिसमें हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेक करते हैं कि भाई साहब किस तरीके से काम कर रहे हो, वहीं कि मैं आप लोगों को डेली रेगुलरली चेक करने लगूं कि आप लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों का कवर करना बनता है जो ये सारा खेल खेलता है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको WHO बोल देते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर भी न्यूज में रहा, और वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, स्टेटमेंट देकर डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो वर्ल्ड यानी कि दुनियादारी के लेवल पर ये हेल्थ को ध्यान रखती है, कैसे चल रही है उसके बारे में बातें करती है। WHO इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात करती है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका ये पार्ट है।
जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके 6 ऑफिस है। इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन बन सकता है, साउथ ईस्ट एशिया में जो इसका ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली के अंदर में, बाकी अफ्रीका में है कोंगो के अंदर में, यूरोप में है डेनमार्क के अंदर में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है इजिप्ट के अंदर में, वेस्ट पैसिफिक रीजन में है फिलीपीन के अंदर में, अमेरिका है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो है देश के नाम, मतलब देश नहीं रीजन के नाम, और ये है देश के नाम जहां पर इसके हेडक्वार्टर है। तो हमारे देश के अंदर भी इसका एक हेडक्वार्टर है, वो याद रखिएगा। टोटल 6 हेडक्वार्टर है दुनिया में, और बाकी जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मेन हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता ही है। इसके अलावा 6 ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा। इसको इंक्लूड करके नहीं, टोटल 7 हो गए, ठीक है। और 7 तो ऑफिस हो गए, और 7 अप्रैल को यहाँ पर ये आप लोगों को पता है कि स्टेब्लिश किया गया। तो इसी के चलते यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वही है कि वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये वाली रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ओके। तो बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल था जिसमें सारी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को डिस्कस कर दी। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूज में क्यों था वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। मेडिसिन के बारे में, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, पोलियो से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। तो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन बोला गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट बोला गया इंडिया ऑन सर्च फॉर द अर्थ लाइक जो प्लानट है, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो है ना कहानी खराब, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आंसर इस तरीके से अटेम्प्ट कर लें, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि इसके बारे में कि कौन सी ईयर में हमको फ्री सर्टिफिकेट मिला। तो अगर थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए 11 दे दिया, यहाँ पर 12 दे दिया, 13 दे दिया और 14 दे दिया। तो कई सारे लोगों को लगे यार 11 में किया गया था, पर लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3 साल बाद यानी कि 14 में यहाँ पर इसको किया गया, तो आंसर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन कि वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये आप लोगों को बतानी है, अभी मैंने डिस्कस किया डिटेल में आप लोगों से। डेट कौन सी है? 24 अक्टूबर, ठीक है। तो आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया डिटेल में, और थीम भी आप लोगों को बताई। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप लोगों का यूपीएससी क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये बेसिक पर्पज है। और इस तरीके से पढ़ो यार कि आप लोग किसी को पढ़ा भी सको, और रिकॉल जरूर किया करो जो भी आप लोग सीख लो, ताकि एक बार आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओ। और फीडबैक देना तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ किस तरीके से टॉपिक चल रहा है। और आप लोगों को भी एक तरीके से फीडबैक का एक हक बनता है आप लोगों का कि हाँ आप लोग बताओ मुझे कि हाँ ये कैसा आप लोगों को लगा टॉपिक, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक, कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट कुछ बातें की जा रही है कि हमारे देश में आज की डेट में जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर जो लोग जो इसके अंदर जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो बच्चा जाएगा वो 4 साल तक यहाँ पर इसमें अपनी जॉब करके आएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई जा रही है, एक डिस्कशन है यहाँ पर। देखिए हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो भी इंसान जो है उसकी जॉब लग जाती है उसकी शादी होती है, यानी कि जॉब का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो शादी के साथ में कनेक्ट होता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जॉब में जा रहा है और यहाँ पर एक तरीके से उसको बोला जाए कि तू क्या है कि अग्निवीर है, अग्निवीर बन गए, अच्छा 4 साल तक जॉब कर आ जाओगे, क्या उस इंसान की कोई शादी करेगा? आप लोग ये सोचिए। तो यहाँ पर ये कहेंगे 4 साल तक जॉब करके आ गया तो यहाँ पर कोई उसकी शादी भी नहीं करेगा, जो काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है सोसाइटी के अंदर। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो है कि एक डिसेंट सेकंड इनको करियर मिलना चाहिए, कि 4 साल के बाद में कोई ऐसा करियर मिले जिसमें अपनी जिंदगी को एक स्टेबल लेकर ये आगे चल सके। क्योंकि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिलिट्री के जो पर्सन है, खासकर जो यहाँ से निकल कर आएंगे, वो सोसाइटी में आप लोगों को घूमते हुए नजर आएंगे अगर उनको यहाँ पर आगे कोई काम नहीं मिल पाया तो ये एक तरीके से एक ऐसा इंसान जो कि मिलिट्री में सर्विस देकर आया है और फिर उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम किया है, उसका फोकस ये है कि हम जो है यंग माइंड को लेकर आए। सही है, यंग माइंड को लेकर आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने लायक बात है। पर लेकिन ये जो यंग माइंड आप लोग लेकर आ रहे हैं, इस यंग माइंड को पहले उसका माइंड तो सिक्योर करो कि हाँ वो बोले कि हाँ ठीक है यार मुझे जाना है यहाँ पर, जिससे कि अपनी आगे की जिंदगी जो है वो सिक्योर कर सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ITI ट्रेनिंग से बोला जा रहा है कि कई सारे टेक्निकल वाले बच्चे यहाँ पर निकल कर आएंगे। इससे गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो है बजट पर कंट्रोल करना, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सैलरी पेंशन पर ज्यादा खर्चा न किया जाए और उसको डिफेंस को मॉडर्नाइज करने का काम किया जाए। तो गवर्नमेंट भी गलत नहीं चाह रही है अगर बोला जाए तो, पर लेकिन वो जो बजट जहां से कट करने की कोशिश की जा रही है
क्या वो सही है वहां से बजट को कट करना, और वो भी इतने इमीडिएटली एकदम बिल्कुल सब कुछ कर देना। पहले तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आना था, इतना बड़ा चेंज लेकर आप लोग आ रहे हैं, एक मैसिव चेंज लेकर आ रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो यहाँ पर कम से कम टेस्ट बेस पर इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए था। वो नहीं कहते एक तरीके से कि आप लोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखते, पहले से थोड़ा करते हैं फिर ज्यादा करते हैं, उस तरीके से आपने पूरा ही एकदम इसको इंप्लीमेंट कर डाला, तो लोग जो है वो और ज्यादा एक तरीके से अंदर से इरिटेट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न हो गया। और कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक मिलिट्री वाली सोसाइटी बना रहे हैं। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इसी के साथ में मध्य प्रदेश, ये पंजाब, ये वाले जो एरिया हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलिट्री आर्मी में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब 4-4 साल की नौकरी कर जब वो सोसाइटी में आएंगे तो एक तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर एक मिलिट्री सोसाइटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर उनको दूसरी जॉब नहीं मिली, 25% को आप लोगों ने बोला है कि 25% जो है उनको जॉब मिल जाएगी, तो बाकी के जो 75% हैं उनके लिए भी एक सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए, एक प्रॉपर सिक्योर फ्यूचर ऐसा जिसमें उनको गारंटी दी जाए कि हाँ ये इस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पाओगे और उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। वरना पता चले कि सोशल फैब्रिक ही बिगड़ गया, कि उनकी शादी भी नहीं हो रही है, इरिटेट हो रहे हैं जिंदगी में, सोसाइटी वहां पर एक तरीके सुसाइड चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है स्कीम को, पर लेकिन अच्छी बात भी यहाँ पर है स्कीम के अंदर में कि एक यंग माइंड जब हम लोग उसको जॉब देंगे तो एक ऐसा टाइम जहां पर आज के में दुनिया भर के बच्चे जो है पबजी खेलने में और पता नहीं कैसे कैसे अपनी जवानी को बर्बाद करने, तो उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी, तो इससे चीजें सुधरती हुई भी नजर आएंगी। तो यहाँ पर नो डाउट एक बैलेंस में चीजें लेकर चले जाए। 4 साल की जगह कई सारे लोगों ने बोला कि इसको कम से कम 7 साल तो कर ही देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे सजेशन यहाँ पर देंगे, और सबसे बड़ा सजेशन ये कि आनन फानन में इतना बड़ा चेंज नहीं लेकर आना चाहिए, उसको आराम आराम से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि एक सजेशन दिया गया अलग अलग लोगों के द्वारा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, खासकर जो यूएई के इंडिया के साथ में रिलेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बताएगा, रसिया और यूक्रेन का जो एंगल है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा समझाएगा, गेहूं के एक्सपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा बातें की जाएगी, और इसी तरीके से आप लोगों को कुछ शब्द भी जानने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वीट मिलिंग। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गांव में भी जब बोलते हैं ना कि जा एक कट्टा गेहूं का पिसवा के लेके आ, चून नहीं है घर में, चून खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, सुना है ना आप लोगों ने। हालांकि पहले ही हुआ करता था, अब तो घर घर में आटे की चक्की हो गई है आटा पीसने वाली। पहले ऐसा हुआ करता था कि नहीं एक कट्टा खत्म होने वाला है जो आटे का, कि यार जाके पिसवा ला, अभी 3-4 दिन का और बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हुआ करती थी। तो अभी उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर ओमान हो गया, और यहाँ पर आप लोग को यूएई देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये है एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोगों को दिख रही है, ये यूएई है अपनी कंट्री कंपेयर में। अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, और इधर आप लोग को गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ओमान कंट्री है, उसके नाम पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। जब थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करेंगे तो आप लोगों से कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन यहाँ पर एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि कौन यहाँ पर इसको जो कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ हार्मुज। तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ हार्मुज है यहाँ पर जो इसको कनेक्ट करते हैं, और हम लोग बात करेंगे यूएई के बारे में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। नाम से ही आप लोगों को दिख रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि जो कई सारी अरब कंट्री हैं उनके जो स्टेट्स हैं वो मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 50 के करीब स्टेट मिलकर एक पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से कई सारे जो राज्य मिलकर पूरा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके बनाते हैं। तो जहां पर भी ऐसा नाम हो, इसका मतलब कई सारे इकट्ठा हुए, आकर मिल गए, और फिर एक पर्टिकुलर इस तरह का कोई एरिया बन गया। तो यूए के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये जो आर्टिकल है आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और 3, आईआर या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स से भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी एक तो आप लोगों को मैंने मैप ही दिखा दिया कि कल को कोई चलकर मैप से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान के मैप से क्वेश्चन आ गया। तो जो भी कंट्री न्यूज में है उसका मैप आप लोग जरूर निहारा करो, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है कि सस्पेंड कर देना यानी कि एक तरीके से बंद कर देना। री एक्सपोर्ट यानी कि री एक्सपोर्ट वीट एंड फ्लोर। री एक्सपोर्ट मतलब मान लीजिए इंडिया से हमने यूएई के वहां पर सामान भेजा, अब यूएई क्या कर रही है, खुद से तो इंपोर्ट करके लेके आई इंडिया से, यानी कि इंडिया ने यूएई को सामान बेचा।
अब यूएई क्या कर रही है, उसको री एक्सपोर्ट कर रही है फिर से, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अभी सस्पेंड कर दिया गया इनके द्वारा री एक्सपोर्ट व्हीट एंड फ्लोर, यानी कि जो आटा है और इसी के साथ में जो यहां पर गेहूं है उसको। ये यहां पर अभी क्या है, ओरिजिनेटिंग कंट्री फ्रॉम ओरिजिनेटिंग कंट्री, बेसिकली एश्योरेंस देने के लिए कि जो इंपोर्ट है वो उनके डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली आज की डेट में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट जाना है और वो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से आना है, तो डायरेक्ट इंडिया में नहीं जाएगा, वो पहले यूएई में जाएगा, फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में जाएगा। जो कंट्री डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदते किसी कंट्री से, वो इनडायरेक्ट वे में एक्सपोर्ट करके लेके आती है। मान लीजिए इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हम लोग को यूएसए से खरीदनी है न्यूक्लियर सबमरीन, तो यूएसए क्या करेगा, मान लीजिए यहां पर यूके ने यूएसए से खरीद ली और यूके जो है वो इंडिया को भेज देगा लाकर, यानी कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहां से खरीद लेंगे। तो ये इस तरीके जो चीजें होती हैं ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलती हैं, कई बार यहां पर ये नुकसान भी पहुंचा देती हैं। जैसे चाइना अपना माल अगर डायरेक्ट इंडिया में बेचना चाहता है तो इंडिया उसको मना कर दे, पर लेकिन ये क्या करे, अपना माल जो है ये ले जाकर बेच दे पर्टिकुलर कंट्री को। मान लीजिए इसने कोई अपना सामान जो है ले जाकर बेच दिया, इसने किस कंट्री को, इसने अपना सामान ले जाके बेच दिया साउथ कोरिया को। अब इंडिया जो है कोई सामान खरीद रही है और उसने चाइना का माल पकड़ा दिया। तो इस तरीके से भी कई बार व्यापार होते हैं, पर लेकिन कई सारी चीजों के फायदे और नुकसान भी हैं। हो सकता है ये सामान अपना डंप कर रहे हो तो वो भी है, पर लेकिन इंडिया जो है वो एक तरीके से अभी उसने क्या किया, गेहूं का जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर बैन लगा दिया। उसका रीजन ये था कि हमारी कंट्री में पहले अपना पेट पाल लो यार, बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग उसी के चलते हम लोगों ने बोला कि जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूएई से भी, तो उसको बंद किया गया यहाँ पर। तो इंडिया जो है वो चाहता नहीं है कि वीट जो है एक्सपोर्ट किया जाए, एक तरीके से एक्सपोर्टेड टू द दुबई और आबू धाबी। एक तरीके से होता क्या है, अगर इस तरीके से हमारी कंट्री का माल जो है वो कहीं और जा रहा है, बेचता से यहाँ पर ये माल उगाया गया और वो किसी तीसरी कंट्री में ले जाकर बेचा जा रहा है, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए उन्होंने लिया था अपने यूज करने के लिए, तो यूज नहीं कर रहे हैं उसको एक तरीके से फिर से उन्होंने एक तरीके से बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ गए कि हाँ फिर से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो एक कंज्यूमर नहीं हो गए, वो एक तरीके से विक्रेता हो गए यहाँ पर। कि हम लोग लिमिटेड एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि लोकली यहां पर कंज्यूम करें और इसी के साथ में जो इंडियन लोग हैं वहां पर उनको भी खाने को मिले, वरना किल्लतें आ जाती है। जब ऐसी दिक्कतें होती है तो लोग सबसे पहले अपना पेट पालते हैं, जो बाहर का कोई इंसान है उसकी कटौती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडियन लोग यूएई के अंदर भूखे ना मरे कम से कम, तो इसलिए वहां पर इस तरीके की बातें यहां पर इनके साथ में की गई। और अभी आप लोगों को याद भी होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में हम लोगों ने यहां पर, आप लोगों ने देखा मैंने डिस्कस किया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो साइन करने के बाद में यूएई को तो काफी फायदा हो रहा है कि हाँ चलो इंडिया के साथ में एक अच्छा एग्रीमेंट है। अब वहां से अगर बाहर कोई माल बेचा जा रहा है तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है, खासकर इंडिया के लिए। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी अच्छा डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये हमारी कंट्री में डिसीजन कौन लेता है कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना है, एक्सपोर्ट हम लोगों को रोकना है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं DGFT। मतलब क्या इसका मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उसके द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर खासकर अगर बात करें तो अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजन लेती है, क्योंकि हमारी कंट्री में ये अगर बात करें खाने को इकट्ठा करने का, गेहूं को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में कितना बफर है, यानी कितना उसके पास में माल रखा हुआ है, उसके बेस पर देखा जाता है कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, सारे सामान के दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हुए। अगर हमारी कंट्री में बात करें तो खपत के ऊपर डिपेंड करता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, ऑयल पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। जैसे नहीं घर में अगर बात करें कोई पर्टिकुलर पर्सन बोले मेरा दिमाग खराब है, क्यों दिमाग खराब है, इसलिए दिमाग खराब है, कोई एक रीजन नहीं है। ऊपर से तो यहाँ पर माँ बाप जो है वो बीमार है, उनकी दवाई टाइम पर नहीं दी जा रही है, उसको बाहर की भी जॉब भी देखनी है, वहां से टेंशन है। घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा हरकतें कर रहे हैं, किसी के साथ में लड़कर आ गए, उसकी वजह से दिमाग खराब है। बिजली का बिल या फिर घर किराए पर चढ़ रहा है, उसका बिल काफी लंबे समय से देने गया है, उसकी वजह से दिमाग खराब है। खुद की हेल्थ भी बेकार हो रही है, उसकी वजह से दिमाग खराब है। तो कई सारे रीजन ऐसे हो जाते हैं इंसान के दिमाग खराब करने के। तो इन्फ्लेशन का भी कोई एक रीजन नहीं है,
उसके आप लोग कई सारे रीजन मिल जाएंगे, जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर ये बताया। तो जब भी कोई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है तो फिर उसको कंट्रोल करने का तरीका यह है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी मार्केट में सामान अवेलेबल है वो और अच्छे लेवल पर अवेलेबल रहे, क्योंकि जब कमी होगी तभी महंगाई बढ़ेगी। आप लोग मार्केट में गए एप्पल खरीदने, एप्पल जो है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, एक ही रेडी पर रखा हुआ है, तो वहीं पर आप लोग क्या मिलेगा, वो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। पर लेकिन हर रेडी पर अगर एप्पल हो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सस्ता मिलेगा। तो अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, खासकर इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि इससे हमारे देश को फायदे कई सारे हो रहे थे कि जैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सामान हम लोग ले जाकर बाहर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हर एक कंट्री चाहती है उसका एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा था कि हमारे जो मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और हम लोग उस टाइम पर सामान बेच रहे हैं जब रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारी इमेज और अच्छी यहाँ पर निकल कर आई। इसी के साथ में हमारे पास में कई सारी अपॉर्चुनिटी ही चीज़ों को सप्लाई करने की। वैसे तो हम लोग कई सारी चीज़ें बेच रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर और हमारे पास में डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है कि अपना एक्सपोर्ट जो है वो और अच्छे लेवल पर हम लोग पहुंचा सके, खासकर उस कंट्री में भी जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, यानी कि वहाँ पर सामान मिल ही नहीं पा रहा है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, क्योंकि जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वहां पर हम लोग अपना प्रोडक्ट लाकर बेच रहे हैं, और वो भी और प्रोडक्ट जो मार्केट में है उसके कंपेयर में काफ़ी सस्ता है, या तो मार्केट में कोई है ही नहीं है या फिर जो है तो बहुत महंगा है, तो हमारा काफ़ी सस्ता है। तो हमारा एक तरीके से अच्छे प्राइस में हम लोग यहाँ पर बेच पा रहे हैं अपना भी जो प्रोडक्ट है। इससे हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो बास्केट है, यानी कि हम लोग मान लीजिए अपनी कंट्री से डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड जो बेसिकली जो नहीं एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब गेहूं जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ गया इसका एक्सपोर्ट, तो एक तरीके से बास्केट डाइवर्स हो गई। ठीक है, कल को कोई दूसरा एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहा है तो गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आप लोगों से बताए थे स्टार्टिंग में जब रसिया और यूक्रेन की हरकतें बढ़ी थी। तो यहाँ पर रसिया और यूक्रेन दोनों मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में 25% गेहूं का व्यापार करते हैं। आप लोग ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि रसिया अकेला 18% बेच रहा है दुनिया में गेहूं, और टोटल मिलाकर 25 की बात करें तो लगभग 7% जो है वो यूक्रेन बेच रहा है। तो दोनों 25% यानी कि 1/4 दुनिया में जो एक्सपोर्ट यानी कि जो व्यापार किया जा रहा है गेहूं के फील्ड में वो रसिया और यूक्रेन से किया जा रहा है। अब दोनों के सींग लड़ गए आपस में। अब इनके तो सींग लड़ गए भाई साहब, जहां जहां ये एक्सपोर्ट कर रहे थे उनकी तो खस्ता हालत हो गई, वो तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो टॉप 5 एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में रसिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन आते हैं। यहां से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, तो ये तो आप लोगों को बता दिया। अब आता है कि यहां पर कौन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। इजिप्ट भाई साहब एक ऐसा देश है जो मैक्सिमम जो भी यहां पर लोग खाते हैं अपना एक तरीके से गेहूं वगैरह वो इंपोर्ट करते हैं। ये फालतू की टेंशन लेते नहीं है कि उगाना है अपने खेत में फिर एक्सपोर्ट करेंगे, अरे बना बनाया मिल रहा है ले लो। जब बना बनाया मिलता है लोग इसने एक तरीके से पके पकाए के ऊपर जब डिपेंडेंट लोग रहते हैं ना, तो फिर ऐसी हालत देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुर्की जो है वो सबसे ज्यादा स्पेंड करती है पैसा रसिया और यूक्रेन से वीट खरीदने में, 74% ये इंपोर्ट करती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर कितने लार्ज स्केल पर लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। इजिप्ट सबसे ज्यादा है और तुर्की भी कुछ कम नहीं है, वो लगभग 74%। इंडिया जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का गेहूं के मामले में, पर लेकिन आप लोगों को पता है चाइना के बाद में हमारी जो पॉपुलेशन है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। लगभग 130 से भी करोड़ ज्यादा लोग हैं हमारे देश के अंदर में, तो उनका पेट पालना आसान नहीं है। तो जो भी हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट ओनली बहुत ही कम कर पाते हैं, लेस देन 1% अपनी कंट्री में। अभी हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत बड़ा है ये, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें सबसे जरूरी है कि हमारे पास में जो बफर है हम लोग अपना भी पेट पालें और उसके बाद में देखें कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे देश हैं अब तक हम जिनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब तो यहाँ पर कई सारे चेंज हो गए, पर लेकिन अब तक जो नॉर्मल एक्सपोर्ट चला हुआ आ रहा था उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश को हमारा गेहूं जाता है, फिर श्रीलंका, फिर यूएई। अभी मैंने यूएई के बारे में बात की ना आप लोगों से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिलीपीन, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया और ओमन, ये वो कंट्री है जहां पर हम लोग अपनी कंट्री का गेहूं जो है वो नॉर्मली एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग नेचुरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन अभी जो कोविड-19 के चलते सिचुएशन पहले खराब हो गई थी, अभी रसिया और यूक्रेन के चलते और सिचुएशन खराब हो गई, तो यहाँ से अब कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। पर लेकिन हमारे देश में कहां पर उगाया जा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। हम लोग बेच तो रहे हैं पर हमारे देश में कहां पर है, तो हमारे देश में जो गेहूं है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और गुजरात 7वें नंबर पर है।
इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। यानी कि ये जो बेल्ट है हमारे देश में सबसे ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस यहां पर करते हैं। और ये वाला रीजन अगर आप लोग यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं प्रोडक्शन होता है। अगर कल को चलकर आप लोगों से मैप में भी ये मैच करने के लिए आ जाए और कुछ राज्यों के नाम दे दें कि आप लोगों को बोल दे तमिलनाडु, ठीक है, उधर बोल दे आंध्र प्रदेश, कोई आप लोगों को बोल दे यहाँ पर आसाम, ठीक है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा है जहां पर गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। और अगर आप लोग एक किसान के परिवार से आते हैं तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू भी आप लोगों का तैयार होना चाहिए, साथ ही साथ में प्रीलिम्स मेंस की तैयारी नहीं करनी है, इंटरव्यू तक की तैयारी करनी है। तो यानी कि पीएमआई, तो पीएमआई को साथ में लेकर चलना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हमारे देश में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आया गया तो उस टाइम पर पूरा फोकस रहा रबी क्रॉप के ऊपर। अभी यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो याद रखिएगा, जैसे हमारी कंट्री में रबी क्रॉप के अंदर आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आते हैं, तो गेहूं जो है वो एक रबी क्रॉप की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार मैच करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, हमारी कंट्री में गेहूं को लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स वगैरह चलाएगी, जैसे माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये इस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, ताकि गेहूं को सपोर्ट किया जा सके हमारी कंट्री के अंदर में। और इसी के साथ में अगर बात करें, हमारी कंट्री में ये खाना जो है मेन खाया जाता है कहां पर, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यानी कि अगर आप लोग कल को चलकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आप लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां पर जाना है जहां पर रोटियां मिल जाएं कम से कम, ठीक है। यानी कि गेहूं की रोटियां कम से कम मिलनी चाहिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि कहां पर जाऊं घूमने के लिए, अगर जाऊं तो वहां पर कम से कम हो नहीं एक तरीके से खाना मिलना चाहिए, रोटियां वगैरह मिल जाए, दाल रोटी मिलेगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, चलो घूमना तो फिर भी है, एक दो दिन काम चल जाए, एक हफ्ता रुक जाए, पर लेकिन अगर थोड़ा सा जाकर रुकना पड़ जाए कहीं पर तो ये राज्य देखे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताऊं, हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो अनाज है वो है राइस, ठीक है। तो राइस यानी कि चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है और दूसरे नंबर पर आता है गेहूं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। कि कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे ये सॉइल में उगाई जाती है। तो वेल ड्रेन फर्टाइल जो लूमी सॉइल होती है, फिर क्ले लूमी सॉइल, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में रेनफॉल जो रहता है 75 से लेके 100 के बीच में आप लोगों को नजर आता है। चलिए, पूरा टॉपिक मैंने काफी अच्छे से कवर कर दिया। क्या क्या बातें थी कि यूएई को कुछ बातें बोलेगी हमारे देश के द्वारा, तो उसके चलते यहाँ पर पूरा मुद्दा देखने को मिला। क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसी के साथ में कहाँ कहाँ पर कौन ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या यहाँ पर हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्या क्या हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ कहाँ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि गेहूं जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहे रिसेंटली, अभी गेहूं के ऊपर लड़ाई चल रही थी। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर गेहूं के बारे में, व्हीट कल्टीवेशन के बारे में, कि ये रबी क्रॉप है और टेम्परेचर ये है आप लोगों का 10 से 15, और यहाँ पर जब पकती है तो उस टाइम पे 21 से 26। पहली स्टेटमेंट में रेनफॉल जो रहता है वो 150 से लेके 200 की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सोइल टाइप जो है ये बोला गया फर्टाइल लूमी, क्ले लूमी, ये जो बेसिकली गंगा और सतलुज वाले रीजन में पाई जाती है, ये बोला गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। प्रॉपर स्टेटमेंट का आंसर आप लोग तब दे पाएंगे जब ढंग से आप लोग किसी क्वेश्चन को सुनेंगे। तो ये जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। तो अभी यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर सीधा सीधा पता है कि यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर, ये वाला जो रेनफॉल है, ये नॉर्मली राइस यानी कि चावल के लिए यूज किया जाता है। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ गेहूं के बारे में। तो गेहूं के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि 75 से 100 के बीच में आप लोग की हैं जो बेसिकली, तो वो काम काफी कर देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, और सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है तो आंसर आप लोगों का सी हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसा लगता है आप लोगों को कोई भी टॉपिक, और फीडबैक देना हुआ करे तो फीडबैक जरूर दिया करो। अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छे से देखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, वनडे टाइप जो एग्जाम होते हैं। तो पूरा टॉपिक ऐसे तैयार करो कि माइंड में कोई डाउट ही न रहे। बाकी जो आज का द हिंदू का क्विज है वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख लेना, और क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक वीडियो कल बनाई गई थी जो कि यूपीएससी के बारे में बात कर रही थी। यूपीएससी में नाम वाइज लिस्ट जो है वो उनके द्वारा दे दी गई है। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे 2, जो कि मैं रेगुलर देता हूं, तो उसको आप लोग देख लेना अच्छे से, आंसर को लिखना, ठीक है।
तो ये आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और ये नोट्स वाला ग्रुप है जहां पर आप लोगों को एक इंग्लिश का सेशन भी आज मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो SLV PDF वाले पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जहां पर ये इस तरीके से चीजें पोस्ट की जाती हैं, जहां पर आप लोगों को नोट्स वगैरह यहाँ पर सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, तीनों के तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो किस किस ने देखी जो वी टॉक्स चैनल पर अपलोड की गई थी, इसको जरूर देखेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे, ठीक है। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, अभी ये बात की जा रही है कि जो पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रखी है आज की डेट में, तो वो श्रीलंका वाले पैटर्न पर जा सकता है। यानी कि अभी फिलहाल जो है IMF के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प करने की जब बात की गई तो उसके सामने यहाँ पर चीजें निकल कर आई कि IMF ने बोला कि हेल्प तो की जाएगी, पर पहले मेरे हिसाब से तुमको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अगर बात करें हमारी कंट्री में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो याद रखिएगा ये अलग अलग रीजन हो गए हैं अब, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5 ऐसे एरिया हैं जिसको पाकिस्तान आज के डेट में टच करता है। तो हमारा पड़ोसी देश जो है अगर शांति में रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा ही रहेगी। तो अभी पाकिस्तान की खस्ता हालत हो चुकी है, वहां पर काफी सारी चीजों के प्राइस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, इकोनॉमी की बुरी एक तरीके से नहीं डगमगा चुकी है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी इनकी खुद की अगर बात करें, इनके पास में जो पैसा है, इनके पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ओनली 8.9 का रह गया है। श्रीलंका के पास में 7 के करीब का था उस टाइम पर, बोल रहे थे हम लोग की खस्ता हालत हो चुकी है। अब यहाँ पर जून में इनके पास में 8.9 का फॉरेक्स रिजर्व रह चुके हैं। तो बाहर से तेल खरीद कर लेकर आना है, फिर कोई और भी रिक्वायरमेंट है देश की, वो सारी यहाँ पर खस्ता हालत में चली गई है। इसी महीने में 2021 में ये लगभग डबल था, इनके पास में 17 बिलियन का था जो कि अब 8 बिलियन का रह गया है। तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या रहती है, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो काफी बुरी कंडीशन में रहेगी। तो इकोनॉमी की खस्ता हालत आप लोगों को होती नजर आएगी, जो कि पाकिस्तान में अभी यहाँ पर देखने को मिली। दूसरा, ज्यादातर फोकस जो है वो अनवांटेड चीजों पर देना, टेररिज्म की एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस देना। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, अब इंडिया कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है, आप लोग यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी पर फोकस देने का क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो लाइफ में कभी भी दूसरों के ऊपर फोकस मत करो, हमेशा अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि दूसरों पर फोकस करोगे तो पाकिस्तान वाली हालत रहेगी, अपने फोकस करोगे तो इंडिया वाली हालत रहेगी। तो कौन सी पसंद है वो आप लोग खुद देख लीजिए, कौन सी बेहतर है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी पाकिस्तान जो है वो IMF से सपोर्ट चाह रहा है, IMF भी बोल रहा है कि सपोर्ट दूंगा, पर लेकिन पहले तुमको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी कंट्री के अंदर में, ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई को कम किया जा सके, थोड़े कुछ रिफॉर्म लेकर आए जा सके। तो उसके बेस पर यहाँ पर बोला गया है, यानी कि एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। 75 साल पाकिस्तान भी सेलिब्रेट करेगा आज़ादी के, और हम भी 75 साल पूरे कर रहे हैं अपने, पर लेकिन हम लोग शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और पाकिस्तान जो है वो एक खस्ता हालत में सेलिब्रेट करेगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसके 2 लंगोटिया यार हैं, एक चाइना और दूसरा सऊदी अरेबिया। वो हेल्प करने के लिए तैयार है, पर लेकिन कहां तक दूसरों के कंधों पर आप लोग हाथ रखकर ओनली चल सकते हो। अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। तो ये चाइना और पाकिस्तान, जो चाइना और जो सऊदी अरेबिया कितनी हेल्प करेंगे वो देखने वाली बात है। पर कई सारे लोग बोलेंगे श्रीलंका जैसी हालत इसकी हो सकती है। श्रीलंका जैसी हालत नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी, यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट है। हालांकि अभी बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर पाकिस्तान पड़ा हुआ है उसकी ग्रे लिस्ट में, तो वहां से निकलेगा तो थोड़ी सी और शांति आएगी। तो आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोल रहा है कि यहाँ पर होगी नहीं। तो ये अगर सिचुएशन खराब होगी तो हमारे देश के लिए भी बुरी कंडीशन रहती है। क्यों? क्योंकि पड़ोस में अगर कोई इस तरीके से इंसान रहता है जिसकी खस्ता हालत है, तो वो आप लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट डालता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे भी कुछ आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ चल रहा है पड़ोस में। ओके दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अक्सर जो टीचर है मॉनिटर क्लास में उस बच्चे को बनाते हैं जो सबसे बदमाश होता है। सुना है नहीं आप लोगों ने? रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसी को मॉनिटर बना दिया, उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि क्लास में जो है बदमाशी कम हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चोर को ही बोल दिया कि भाई साहब तुझे इस एरिया की निगरानी करनी है, अगर यहाँ पर चोरी हो गई ना तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो हरकतें हैं, बदतमीजियाँ हैं, वो होनी कम हो जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया यहाँ पर क्या कि कुछ ऐसे एरिया है जहां पर इलीगल माइनिंग होती है, यानी कि गलत तरीके से रेत या फिर जो भी प्रोडक्ट है कुछ वहां से निकाला जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहां पर मध्य प्रदेश के द्वारा क्या किया गया, उसको लीगल कर दिया। लीगल मतलब ठीक है भाई साहब, अब आप लोगों को चाहिए तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना है, एक क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर IPL में आप लोगों ने सुना होगा कि सट्टेबाजी होती है। तो कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये सट्टेबाजी तो होती है, क्यों ना आप लोग इस सट्टेबाजी को लीगल कर दो। लीगल करने का क्या मतलब है,
भाई साहब सट्टेबाजी चलने दो आराम से, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। आप लोग जो टैक्स लगा रहे हो, आप लोग जो पैसा कमा रहे हो, उससे आप लोग लोगों को एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ देने के लिए, या फिर कोई दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड कराने के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक और उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूं, जब बोला गया कि बिटकॉइन जो है उसको बैन कर देना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और लोग जो है उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बिटकॉइन जो है ये तो बिजनेस करने का एक वे हो गया। जैसे कि अगर पैसों को बैन कर दिया जाए तो लोग बिजनेस कैसे करेंगे, तो ये तो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है पार्ट 3 के अंदर में संविधान के। तो आप लोग लोगों को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, तो ये आर्टिकल 19 के तहत गलत बात है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोलते हुए बोल दिया कि बिटकॉइन को भाई साहब आप लोग बैन नहीं कर सकते, तो आप लोग रेगुलेट कर दो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप लोगों को यही चाहिए तो हम यही कर देते हैं। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। जब ऐसी बात है तो क्यों ना पैसा कमाया जाए, तो उन्होंने यहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। बताइए बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया था बिटकॉइन या फिर आप लोग बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स यहां पर वसूलने की बात की गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बजट वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, बाकी देखता हूं किस किस को याद है। और जब तक नेक्स्ट बजट आप लोगों के सामने नहीं आता है, नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों के सामने नहीं आता है, तब तक का लास्ट वाला ही आप लोगों को कवर करना है। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, कम से कम कोशिश करो अब तो खासकर 2 साल की नोबेल प्राइज कवर करके आप लोग जो, क्योंकि एक तरीके से जब तक कोई नया एक प्राइज नहीं मिलता तब तक पुराने वालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक बार तैयार कर लो तो आप लोगों का साल भर का काम खत्म। इसीलिए बोला जाता है कि सेंसस जो है 2011 में आया, अब वो सेंसस तैयार कर लिया, वो अब तक चल रहा है 10 साल तक का। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, जो लंबे समय तक काम आने वाली हैं, उनको आप लोग एक बार अच्छे से बैठ के कवर कर लो, और वो हमेशा आप लोग के काम आएगी जब भी आप लोग पढ़ाई करोगे। अब इतनी कहानी मैंने किस लिए सुनाई, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इलीगल माइनिंग है उसको लेकर ये सारी बातें की। अच्छा, तो यहाँ पर ये कई जगह आर्टिकल कवर किया गया, इवन यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर भी कवर किया गया। तो यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, वहां से आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि बताओ यार नेशनल चंबल सेंचुरी कहां पर है, तो मैच करने के लिए बड़ी जल्दी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के स्टेट पीसीएस के अंदर भी। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर माइनिंग की जा रही थी इलीगल तरीके से, तो जो इलीगल तरीके से यहाँ पर माइनिंग की जा रही थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर अभी उसको अलाउ कर दिया गया। तो ये लगभग 292 हेक्टेयर जो एरिया है, तो उसमें यहाँ पर अभी माइनिंग की बात की जा रही है। तो माइनिंग भी क्या की, यहाँ पर सैंड की माइनिंग, सैंड मतलब रेत की माइनिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से रेत की माइनिंग के बारे में। तो यहाँ पर 2006 से इसको बैन कर दिया गया था। देखिए आप लोगों ने अक्सर गांव में भी देखा होगा कि रेत लेकर आते हैं तो बुग्गिया भर भर कर लाते हैं कि वहां से लेकर आए, ठीक है। रेत जो होता है वो बेचा भी जाता है। बड़ी ही आप लोग आज के डेट में कंस्ट्रक्शन जो भी इंडस्ट्री चल रही है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बना रहा है, तो हर जगह आप लोगों को रेत की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो उतना ज्यादा इलीगल तरीके से माइनिंग की जाती है कि जिस एरिया से उठाया जाता है उस एरिया का ढांचा बिगड़ जाता है कई बार, तो इसलिए उसको रोकने की बात की जाती है। और आप लोगों को पता होगा खासकर साउथ इंडिया में जो रेत के बारे में बात करते हैं उसमें से कई सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी निकलते हैं, न्यूक्लियर प्रोडक्ट जिनको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, खासकर जो अपना न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो इलीगल माइनिंग रोकने की कोशिश देश के अंदर की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे अभी यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया, इसके बारे में बात करूंगा। अलग अलग चीजों के बारे में बता दें, यहाँ पर भितरकनिका उड़ीसा डेजर्ट नेशनल पार्क, या फिर यहाँ पर बात करें एरविकुलम, तो बोला गया किस किस से कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जब पढ़ोगे तो आप लोगों को मजा आएगा। तो पहले आर्टिकल कवर करता हूँ, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके साथ में आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे। रिसेंटली भी मध्य प्रदेश के द्वारा बोला गया कि भाई साहब इतने एरिया में जो माइनिंग होती है, चंबल रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है यहाँ पर, यह है पार्वती। तो यहाँ पर चंबल की जो ट्रिब्यूटरी पार्वती है, ये ट्रिब्यूटरीज कई बार जो न्यूज में रहती है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सारी रिवर रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो न्यूज में है उनको खासकर आप लोग याद रखिए। तो इसके चलते क्या रहेगा, यहाँ पर काम किया जाएगा। तो जो स्टेप उठाया गया है यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर द्वारा, ताकि जो रिसोर्सेज है उनको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और इलीगल चीजों के साथ में हम लोग लड़ सके। यानी कि इलीगल देखिए जो भी काम होगा ना, आप लोग कहां तक पकड़ोगे उसको, इतने लार्ज स्केल पर होगा तो क्यों ना उसको रेगुलेट कर दिए। अगर कोई करता हुआ पाया जाए तो फिर जबरदस्त फाइन लगाया जाए उसके ऊपर। 2006 से जो इलीगल हो गई थी अब उसको स्टार्ट किया गया, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
नेशनल जो चंबल सेंचुरी है ये काफी फेमस है और यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, इसके बारे में भी बात करूंगा काफी अच्छे से मैं आप लोगों से। जो घड़ियाल है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसको सेटअप किया गया था 1979 में। 425 किलोमीटर की लेंथ है, चंबल रिवर के आसपास में देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर कई सारी जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस लोकेशन पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कहां पर होगा, राजस्थान ही हो गया, मध्य प्रदेश ही हो गया और उत्तर प्रदेश ही हो गया। तो इसका जो जंक्शन है यहाँ पर, तो ये वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। और नेशनल चंबल जो सेंचुरी है ये लिस्टेड है, यानी कि इसका नाम जो है वो लिखवा रखा है किसमें, वोटर लिस्ट के अंदर में। वोटर लिस्ट के अंदर में नहीं, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है उसके अंदर इसका नाम है यहाँ पर। और जो कि यहाँ पर एक प्रपोज्ड रामसर साइट की कैटेगरी में आते हैं। रामसर क्या है, रामसर ईरान के अंदर एक लोकेशन है जहां पर मिलकर बैठे सब और सबने बोला कि यार आओ कुछ बातें करते हैं किसके बारे में, जो नदियां नाले होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो उसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया। आप लोगों को पता होगा रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है। रामसर कन्वेंशन जो है वो किस साल में साइन किया गया था, किस साल में इंप्लीमेंट किया गया, ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। थोड़ा सा जाकर सर्च करिएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि रिसेंटली अभी लेटेस्ट रामसर कन्वेंशन साइट हमारे देश में कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करूं इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो एक तरीके से ये बताता है जहां पर देखिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यहां पर चिड़िया पाई जाती हैं, यहां पर मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो ये बताती हैं कि इकोसिस्टम कैसा है, यहाँ पर माहौल कैसा है, यानी कि जहां पर बच्चे खेलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बच्चों का मन लगता है और ये एरिया बच्चों के खेलने लायक है। जब यहाँ पर मधुमक्खियां या चिड़िया पाई जाती हैं तो इसका मतलब अच्छा एरिया है, हेल्दी इन्वायरमेंट है वहां पर। ये चेक करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर क्रोकोडाइल होता है या फिर घड़ियाल होता है, तो ये माना जाता है घड़ियाल जो है वो क्लीन वाटर में पाया जाता है जहां साफ सुथरा पानी होता है। तो इसका मतलब है कि घड़ियाल है तो पानी जो है उसकी जो है क्वालिटी सही है, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बर्ड इंटरनेशनल है उसका एम ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मॉनिटर करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है, जहां जहां पर चिड़िया हैं उनको कैसे हम लोग एक तरीके से बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हमारी कंट्री में कौन काम करता है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तो यहाँ पर हो गया इंटरनेशनल लेवल का काम करने वाला बॉडी। हमारे देश में क्या है, यह है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और इसी के साथ में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ में मिलकर काम किए थे। और 554 ऐसे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है इंडिया के अंदर में जिनको आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पर बर्ड को प्रोटेक्ट करना है। 40% ऐसे हैं जो कि आउटसाइड पड़ते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के। और इंपॉर्टेंट जो बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ये इंटरनेशनली एग्रीड एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जिसके बेस पर अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग को इनको प्रोटेक्ट करना है। तो हवाबाजी में नहीं है, प्रॉपर एक क्राइटेरिया के थ्रू यहाँ पर काम किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा, पर सुनिएगा क्वेश्चन को ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए। ये देखो मस्त मौला आदमी, आप लोगों को भी पढ़ाई करते हुए ऐसे ही मस्त मौला रहना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहां पर बात की जा रही है 2010 में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया और कुछ पर्टिकुलर एरिया और बोला गया उनको आप लोगों को मैच करना है कि कौन सी चीज वहां पर पाई जाती है, किसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। 3 यहां पर नाम दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आप लोग लगा पाते हैं, हालांकि यूपीएससी ने अब की बार एलिमिनेशन मेथड के साथ में भी गेम खेल दिया। भितरकनिका जो है ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पर सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर में, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं यहाँ पर। तीसरा है यहाँ पर यह है एराविकुलम, ये यहाँ पर केरला के अंदर में है। और बोला गया यहाँ पर कि होलक गिबन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, हुलुक गिबन आप लोग बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 ओनली और डी में बोला गया 1 2 3। तो ये आप लोगों को मैच करने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें, आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर पाया जाता है। अक्सर लोगों को पता होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं ये राजस्थान की बर्ड भी है, एक तरीके से स्टेट बर्ड की कैटेगरी में आता है। हालांकि ये फ्रस्ट्रेट रहते हैं बेचारे कि कहने के लिए स्टेट बर्ड है, पर लेकिन हमारा कोई ध्यान रखता नहीं है, हम लोग नेग्लेक्टेड स्टेट में है। तो ऐसी बातें करते हैं अक्सर कि हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं रखता है। तो ये दूसरा जो है ये तो आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। भितरकनिका जो है ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, भितरकनिका, जो खासकर ये पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ज्योग्राफी के साथ में आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो इन चीजों के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि हमारी कंट्री में सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर कोई आप लोगों से ऐसे पूछे कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाए जाते हैं,
इसी के साथ में आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाए जाते हैं और तमिलनाडु वाले एरिया में पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अब तक नहीं बना तो फ्यूचर में बन सकता है कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो हमारे देश में नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं या फिर वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं या फिर ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं मेनली। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों के माइंड में एक बड़ी सी पिक्चर होगी तो फिर ऐसा क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को देखकर चलना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आप लोगों को मैंने दिखा यहाँ पर ये सारी चीजें। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली इराविकुलम जो केरला के अंदर बोला गया, यहाँ पर पाए जाते हैं हुलुक गिब्बन। ये है हुलुक गिब्बन। ये जो इस तरीके की आकृति की आप लोगों को बंदरनुमा, मतलब बंदरों की ये वाली जो आकृति देखने को मिलेगी, ये इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। पूरा मजा कर रहे हैं ना जिंदगी के। तो इनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने बताया था इसके बारे में। अब आज आप लोगों को जाकर सर्च करना है कि हमारे देश में कहां पाए जाते हैं, ठीक है। हुलुक गिब्बन क्यों दे रहा हूं सर्च करने के लिए होमवर्क, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप लोग जाकर सर्च करेंगे तो 2-4 चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, और जब 2-4 चीजें आप लोग पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगी। क्योंकि इंसान जब खुद से मेहनत करता है ना, वो चीजें उसको याद रहती है। अभी तो आप लोगों को लगता है कि जरा सी देर में सर ने सारी चीजें पढ़ा दी, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ पढ़ ली हम लोगों ने। पर इनको देखिए सबसे ज्यादा टाइम पता है किस चीज में लगता है, वो लगता है पीपीटी बनाने में, ठीक है। आर्टिकल को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आर्टिकल जरा सी देर में जैसे 10-5 मिनट में समझ में आ जाता है पढ़ने के बाद में। पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो पीपीटी बनाई जाती है ना, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आप लोगों को किस तरीके से समझाना है जो कि सारे बच्चे जो है समझ सकें, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से कोरिलेट कर सकें, और यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोग रहते हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि आप लोग उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो ये चीजें जब आप लोगों को होमवर्क करने के लिए बोलता हूं तो उसका बेसिक मीनिंग ये रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर लो आप लोग, और अच्छे लेवल पर आप लोग पहुंच जाओगे। तो होमवर्क यहां पर कुछ बच्चे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो इग्नोर कर देंगे वो एक तरीके से साइड में रह जाएंगे, और जो इसको जाकर कवर करेंगे वो थोड़े से आगे निकल जाएंगे। और यही थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, जब पूरे साल इंसान करता रहता है कि मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो पीछे रहते चले जाएंगे, जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक क्लास में दोनों पढ़ रहे हैं, पर लेकिन होमवर्क जो है और जो आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वही अलग अलग इंसान को अलग अलग कैटेगरी में लेकर चला जाता है। कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, कोई फर्स्ट आ गया। तो ये आप लोगों का होमवर्क होता है, ये आप लोगों का रिवीजन होता है, जो आप लोगों को क्लास में पढ़ने के एक साथ भी सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। बोला गया कि इफ यू वांट टू सी घड़ियाल, यानी कि अगर आप लोग घड़ियाल देखना चाहते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उनके नेचुरल आवास में जहां पर वो रहते हैं नेचुरली देखना चाहते हैं, तो कहां पर आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा। देखो कैसा डिफरेंट सा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो यहां पर बात की जा रही है भितरकनिका मैंग्रोव्स, जो अभी मैंने डिस्कस किया, चंबल, पुलिकट या फिर यहां पर दीपोर बील। तो अभी मैंने आप लोगों से बात की कि ये चंबल रिवर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और खासकर घड़ियाल पाए जाते हैं वहां पर। इससे पता चलता है कि ये जो रिवर है ये काफी साफ सुथरी है यहाँ पर, जब तक घड़ियाल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। उड़ीसा के अंदर मैंने अभी आप लोगों से बातें की, तो ये समझ सकते हैं यार, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, यहाँ से बन जाते क्या, बने हुए हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन दिखा दिए, तो कंफ्यूजन इनको लेकर नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट है वो सैंड माइनिंग से किया था कि हमारे देश में सैंड माइनिंग जो है उसको यहाँ पर अभी जो चंबल वाला रीजन है उसमें यहाँ पर इसको बैन करने की बात की जा रही है। अभी ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है 2019 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, और ये सैंड माइनिंग के ऊपर ही है कि सैंड जो है वो एक तरीके से मिनरल है, कहाँ पर आता है, मतलब सैंड के बारे में बात की जा रही है, किस कैटेगरी में आता है, कौन इसको देखता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है यूपीएससी का मैं डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में, और ये आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके का आर्टिकल है जिससे आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है जिसको आप लोगों को बड़ी ही अच्छे से समझना है, और जो भी क्वेश्चन होंगे कई सारे क्वेश्चन ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो एक तो हो गया यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो कि मध्य प्रदेश वाला मैंने बता दिया अभी यहाँ पर सैंड माइनिंग को लेकर। अब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सैंड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और इससे आप लोगों को सैंड की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी कि आखिर सैंड जो है, जो रेत जो है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है बहुत ही उम्दा किस्म का रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, हालांकि स्टार्टिंग में पूछना था, अब चलिए यहां तक आ गए थे, यहां पूछ लेते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर यह है कि पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला जो आज के दिन में जो एक प्रोडक्ट है वो है क्या, वो है रेत, ठीक है। तो रेत जो आता है दूसरे नंबर पर आता है जो पृथ्वी में से निकाला जाता है।
आप लोग ये बताना है पहले नंबर पर पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। यानी कि रेत जो है वो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर निकाला जाता है, पहले नंबर पर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने चक्षुओं को खोलकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आंसर दे दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, तो पेशेंस के साथ में सुनिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1 और ज्योग्राफी के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का साथ साथ में कवर होगा। अभी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पृथ्वी के अंदर से जो रेत निकाला जा रहा है, जिसको आप लोग इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इससे जब रेत के बारे में बात आती है तो मुझे एक जोक याद आ जाता है। ठीक है, जो कुछ ऐसा है बेसिकली, यानी कई बार होता है कि कई सारे जो लोग होते हैं, जैसे कि हम जैसे जो लोग हैं, जो खासकर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो इंग्लिश पर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार इंग्लिश जो है खस्ता हालत कर देती है। ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोग लगे रहते हैं तो फिर आप लोगों को चीजें समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक जोक है, तो उस जोक के बारे में बोला गया कि एक तरीके से गाँव से आता है कोई नया नया इंसान, तो उसको लगता है यार शहर में चलते हैं तो मतलब कि इंग्लिश बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश से बातें करेंगे, तो यानी कि लोग जो इंग्लिश से बातें करते हैं तो हम भी इंग्लिश से बातें करेंगे, तो उसके चलते यहाँ पर उसने जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश की। इंग्लिश कैसे बोली जाती है जब कोई स्टार्टिंग में ट्राई करता है, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं जोक बता रहा हूँ पर लेकिन इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो जैसे गोविंदा की एक मूवी है, उसमें इंग्लिश बोलता है कि आई एम गोइंग, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, तो जो भी होता है उसमें आईएनजी लगा देता है, उसको लगता है इंग्लिश बन गई, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। तो ऐसे ही एक लड़का बेसिकली जा रहा था शहर में, तो लगा कि सामने से धूल मतलब एक तरीके से जो धूल उड़ती हुई आई बहुत सारी, तो वो एक तरीके से बातें करते करते कह रहा है कि ओ माई गॉड रेता, ठीक है यानी कि ओ माई गॉड तो इंग्लिश में बोल दिया, तो रेते की जो सैंड होता है बेसिकली उसको बोला नहीं गया बेचारे से, तो उसने रेता बोल दिया, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया इंसान ने, ठीक है, तो वो अप्रिशिएट करने लायक बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये एक ऐसी चीज है यहाँ पर, ये बेसिकली जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे इंसिडेंट आप लोगों ने आसपास भी देखे होंगे। तो इस तरह की चीजें तो कई सारे लोग ट्राई करते रहते हैं, पर लेकिन अगर वो रुकते नहीं, ट्राई करते रहते हैं, उनकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो फिर वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। यार जिंदगी में यही आप लोग करना है। देखिए मान लीजिए जिसने ओ माई गॉड बोल दिया तो रेते की सैंड हो गई, कल को काम खत्म हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को सीखते रहना है। तो यहाँ पर ग्लोबली सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो है रेता, यानी कि सैंड। तो ये जो सैंड जो निकाला जाता है, जो ये रेत निकाला जाता है, ये इतना निकाला जाता है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं भौचक्का रह गया। अगर पूरी पृथ्वी के चारों ओर 27 मीटर की वाइड और 27 मीटर की हाइट एक दीवार आप लोग बनाओगे रेत की, सैंड की, तो यहाँ पर इतना रेत जो है वो हर साल हम लोग निकाल रहे हैं कि वो एक तरीके से यहाँ पर वो पूरी दीवार बन जाएगी पूरी पृथ्वी के चारों ओर। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर 27 मीटर यानी कि 27 मीटर चौड़ी और 27 मीटर ऊंची रेत की दीवार बन जाएगी, जितना रेत जो है हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं। तो रेत जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला पृथ्वी से प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर क्या निकालते हैं, तो वो निकालते हैं पानी। सबसे ज्यादा पृथ्वी में से पानी निकाला जाता है, दूसरे नंबर पर सैंड निकाला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पर पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर जो यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसने बोला कि वैसे तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, पर लेकिन मुझे इसके ऊपर आप लोगों की नजर डलवानी पड़ेगी। तो उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में हम लोग को सोचना पड़ेगा, तो वर्ल्ड नीड टू रीथिंक, इसके ऊपर थिंक करना पड़ेगा, फिर से थिंक करना पड़ेगा, यानी रीथिंक करना पड़ेगा कि आज की डेट में कितना सारा रिसोर्स आप लोग पृथ्वी से निकाल रहे हो, तो उसको समझना पड़ेगा इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस के द्वारा, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा नेसेसरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगी, और कुछ डेटा इकट्ठा किया गया कि कैसे आप लोग को सोइल को मैनेज करना है, क्योंकि जहां से आप लोग रेत निकाल रहे हो और कहीं पर जाकर आप लोग उसको यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। क्योंकि अगर इंपैक्ट नहीं समझोगे तो फिर आप लोग सोल्यूशन भी नहीं निकालोगे। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो अच्छी बात है, निकालते रहिए, पर लेकिन अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो आप लोगों को रुक कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट की, उसमें ये बातें बताई गई कि आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चीजें निकाल रहे हैं, तो इससे नदियों के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। कोस्टल एरिया यानी कि जो किनारे होते हैं यहाँ पर खासकर उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, और मैरीन इकोसिस्टम जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। कटाव होता है इसका काफी ज्यादा है। इसी के साथ में जो एक्वाफर होते हैं, यानी कि जहां से पानी निकाला जाता है, जब हम लोग नल लगाते हैं तो एक्वाफर जो है वहां से पानी निकल कर आता है, तो वो भी काफी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं इसकी वजह से। उसकी वजह से एक तरीके से उन्हीं कहते एक तरीके से जो यहाँ पर लॉस होता है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टॉर्म, कल को तूफान आते हैं
ठीक है, किनारे टूट जाते हैं। तो अगर वहां पर दलदली वन नहीं होंगे किनारों पर तो दिक्कतें देखने को मिलती है। और बायोडायवर्सिटी उस एरिया में जो रहती है, वहां पर समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं, फिर किनारों में या फिर दलदली एरिया में खासकर, जो कि आप लोग यहाँ पर एक तरीके से नहीं है, जो एक तरीके से ये जो मतलब जो इस तरीके के जो वृक्ष होते हैं, जो कि जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो पाए जाते हैं, तो उसके चलते वहां पर उन पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो यानी कि ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। और कल को चलकर इसकी वजह से जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं वाटर सप्लाई हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, कई सारे लोग तो वहां पर खूबसूरती रहती है उसकी नेचुरल, उसको देखने आते हैं। पर लेकिन अगर कल को वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, ऐसे कटाव हो रहे हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन बन गई है, तो लोग फिर उससे डिस्टेंस बनाकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखेगा। बाकी यहाँ पर हाईलाइट कुछ और है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, यानी कि सैंड जो है ना, हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते हैं। ये लगता है रेती तो है, फ्री में मिल रहा है यार, पर लेकिन वो फ्री में नहीं है, उसकी भाई साहब कीमत है। तो उसको भी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे दूसरे मटेरियल आप लोग देखते हो, क्योंकि इसको भी आप लोग जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो कल को चलकर इंपैक्ट पड़ सकता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कंज्यूमर सबको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये किसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो कॉस्ट काउंट करोगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर समझिए, हम लोग बोलते हैं कि पानी जो है, पानी हम लोग बोलते हैं पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में मिल रहा है। पर लेकिन वही पानी जब आप लोग सिटी में घूमने जाते हैं, कई जगह ऐसी बोतल पानी की मिलती है कि दूध से भी ज्यादा महंगा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, जहां पर खासकर इसकी कमी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से हवा के बारे में बात करी तो ऑक्सीजन की सिलेंडर की कीमत समझ में आ गई कोविड-19 के टाइम पर, तो हवा की भी कीमत हम लोग को पता चल गई। तो इस तरीके से सैंड की भी कीमत हम लोग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान को अगर कीमत का पता चल जाता है ना, तो फिर वो उसको समझने लगता है। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग पॉलिटिकल लेक्चर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिए। यही पॉलिटी पढ़ाने के लोग जो है 15 से 20 हजार रुपए ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे तो वहां पर 1.5 लाख रुपए फीस ली जा रही है, एटलीस्ट 1.5 लाख, और 2-2 लाख भी आधी जगह तो मैं देखकर सर चकर आ गया मेरा। और वहां पर पॉलिटिकल लेक्चर देखने के बाद में बच्चा एक बोल रहा है आकर कि सर मेरा पॉलिटिकल लेक्चर मैंने वहां पर देखे और जब आपके आकर देखे तो सर मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां से आप लोग अगर प्राइस काउंट करना चाहते हैं तो इंसान को जब ना प्राइस पता चले तो इंसान इज्जत देने लगता है उस चीज को, तब तक पता चले फ्री में तो इज्जत नहीं देता है। तो वही चीजें यहां पर बताई गई है। ये चीजें यहां पर जब प्राइस पता चल जाएगा इस रेत का कि क्या प्राइस है इसका, तो हम लोग उसको इज्जत देने लगेंगे। अभी तो हम बोलते हैं फ्री में तो मिल रहा है रेत, तो इस तरीके से है। आप लोगों ने देखा बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हुए तो हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, जैसे वो चले जाते हैं तो हम लोगों को उनकी अहमियत समझ में आती है कि हमारे सर से एक साया उतर गया। ठीक है, एक तरीके से माँ बाप का जो साया था वो हट गया, अब हम लोग अनाथ हो गए। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए चीजों की रहते रहते अहमियत समझनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जो सैंड है यहाँ पर जो निकाला जाता है, यहाँ पर एक तरीके से उसको समझना पड़ेगा और फालतू में नहीं निकालना। अगर कोई निकाल रहा है तो उसको रोकना चाहिए यहाँ पर, ताकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी और आसपास वाला जो एरिया है उसको हम लोग ढंग से रख सकें। और खासकर हमारे जैसा एरिया, अगर अपनी कंट्री का मैप आप लोग ध्यान से देखोगे तो 7,500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो एक ह्यूज इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ सकता है अगर हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रिपोर्ट इस तरीके अगर कोई आती है तो हमारी कंट्री में तो और ज्यादा फोकस देकर हम लोग को इसको चलना पड़ेगा और इसके चलते हम लोग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी अगर लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी हम लोग को काफी ज्यादा। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए ताकि चीजें जो है वो हम लोग ढंग से संभाल सकें। हाईलाइट क्या है यहाँ पर, और अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल ढांचागत एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कानून आप लोगों को बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में इसको हैंडल किया जा सके, जो भी इस तरीके के रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। क्योंकि कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको यहाँ पर ये एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराता है। जैसे आप लोगों ने जैसे क्रोको, ये क्या नाम है इनके, जो कछुए होते हैं। ठीक है, तो कछुए जो होते हैं यहाँ पर एक तरीके से कई बार सुना होगा कि उड़ीसा के अंदर में जो गिरिमाथा बीच है वहां पर आप लोगों को कई बार कछुए जो है वो बच्चे पैदा करते हुए नजर आते हैं, मतलब अंडे देते हैं। तो वहां पर वो सैंड उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो ऐसे यहाँ पर इसमें काम करते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बेसिकली इसमें उगते हैं। तो ये काफी वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडायवर्सिटी के लिए भी, और इसी के साथ में यहाँ पर जो भी उस एरिया में पानी को फिल्टर करने का भी ये काम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। डिमांड जो है सैंड की वो बढ़ती जा रही है। आज के डेट में दुनिया भर की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो कंट्री जहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा ये यूज किया था वो है चाइना, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया।
हमारी कंट्री में अभी चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी कंट्री में अभी उस लेवल पर काम करने स्टार्ट नहीं किया है, पर लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर ये चीजें जो है और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सेंड के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर जो स्टेट है जो आज के डेट में यहाँ पर रिसेंटली जो एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सैंड, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर, ठीक है, इतना टन रिवर सैंड जो है वो मलेशिया जा रहा है, ठीक है, तमिलनाडु से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मलेशिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं केरला जो है वो इंपोर्ट कर रहा है इतने टन रिवर सैंड फ्रॉम मलेशिया। तो अलग अलग एरिया से यहाँ पर सैंड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी खरीद नहीं रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी कि सैंड जो है वो खरीदना पड़ रहा है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कहां कहां से हम लोग आज के में सैंड जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो यहां से एक तरीके से आप लोग यहां पर अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें हो जाती हैं कि हम लोग जिस तरीके से जिस चीजों को हम लोग काफी हल्के में लेते हैं वो चीजें कभी कभी हम लोग को काफी भारी भी पड़ जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है एवरी स्टेट आज के डेट में शॉर्टेज फेस कर रही है सैंड की। जैसे हर एक राज्य में जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर रेत मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके चलते रेते की जो है वो काफी ज्यादा कमी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांव में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा नदी किनारे से जो बुग्गी भर के लेके आते हैं, ठीक है, कि रेता मिल गया भाई साहब, पर लेकिन उसको अगर कहीं बाहर से आप लोगों को लेना है सही क्वालिटी का अगर रेता चाहिए, जो कि एक तरीके से नहीं वो जो लेंटर वगैरह डालने में और चिनाई और ये सब चीजें करने में जो होता है उसमें एक अच्छी क्वालिटी का रेत लाना पड़ता है और उसकी भी कीमत होती है। वो आप लोग ऐसे नहीं मिलेगा कि फ्री में मिल जाएगा। यहां पर बात की जा रही है माइंस एंड मिनरल्स के बारे में। तो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर इनेक्ट किया गया माइनिंग सेक्टर को कैसे टैकल करना है। 2015-16 में लाकर इसको अमेंडमेंट भी किया गया और इसको रेगुलेशन करने की बात की गई। ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट जो मिनरल्स एंड द एटॉमिक्स जो मिनरल्स हैं ये यहां पर एप्लीकेबल उसके ऊपर होता है। और इसके साथ में क्या कंडीशन है, इसको कैसे लेकर चलना है, उसके लिए लाइसेंसिंग वगैरह भी दी जाती है। इसी के साथ में माइनर जो मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो पहले बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू के अंडर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो रिवर सैंड है यहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है माइनर मिनरल। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, ठीक है। बोलेंगे माइनर जो मिनरल है यहाँ पर वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो रेत जो है वो एक तरीके का माइनर मिनरल है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जो माइनिंग और जो यहाँ पर जो भी इस तरीके फॉरेस्ट के अंदर में कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है यहाँ पर पहले से ही परमिशन लेनी पड़ती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे यहां पर बात की जा रही है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो यहां पर हमारी कंट्री में भी नया ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, जिसके चलते माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 1900 जो यहाँ पर 57 का जो एक्ट है उसमें चेंज किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर जो माइनिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। कैसे कोई रिस्ट्रिक्शन हटानी है, कैसे चीजों को बेचना है, कैसे ऑक्शन करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे एलोकेशन करना है, कैसे राइट देना है, कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन करना है, जो लीज वगैरह दे रखी है, कंडीशन क्या है, और इसी के साथ में रिकनेसेंस जो परमिशन है एक तरीके से वो कैसे देनी है यहाँ पर नॉन एक्सक्लूसिव चीजों के लिए। जैसे रिकनेसेंस जो होता है बेसिकली एक तरीके से सैन्य परीक्षण की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई। अगर इसके संवैधानिक प्रोविजन के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर में नंबर 23 एंट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बेसिकली स्टेट के अंदर मिनरल्स रहते हैं। 54 एंट्री के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो यहाँ पर कंट्रोल आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की जा रही है। तो माइंस एंड मिनरल्स जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1857 का, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें फॉर्म की गई, पर लेकिन अभी मैंने बताया 2021 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो और डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो माइनर मिनरल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, और जो मेजर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रेत यानी कि जो सैंड है वो माइनर मिनरल की कैटेगरी में आता है। माइनिंग जो होती है वो कई तरीके होती है, जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग होगी, ठीक है, इसी के साथ में सरफेस माइनिंग होगी, इसी के साथ में प्लेसर माइनिंग होगी। प्लेसर माइनिंग जो है वो रिवर बेड में की जाती है नॉर्मली, और इन सीटू माइनिंग हो गई। इन सीटू मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, यह एक तरीके से नहीं, जैसे इन सीटू एक सीटू का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी एरिया में रहते हैं, आप लोग अपने घर में ही कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग एक तरीके से इन सीटू में काम कर रहे हैं, ठीक है, और घर के बाहर काम कर रहे हैं तो आप लोग बाहर चले जाएंगे तो एक सीटू आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें बेसिकली बोली जाती हैं। तो कई तरीके की चीजें निकल कर आती है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इनको आंसर दीजिएगा, इससे पता चलेगा ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा। बात क्या की जा रही है यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर सैंड जो है एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू द जो कानून है हमारी कंट्री के अंदर में, यानी कि माइनर मिनरल की कैटेगरी में आता है सैंड। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया सैंड जो है वो एक तरीके से पावर है जो उसके रिलेटेड जो फ्रेम करने की रूल प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल, यानी कि सैंड की अगर इलीगल माइनिंग होती है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कानून फ्रेम करती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर है ग्रांट करने के माइनिंग जो लीज पर दी जाती है
ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये गलत हो जाती है और फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है सैंड के बारे में, डायरेक्ट टॉपिक यूपीएससी के द्वारा आप लोगों से 2019 से पूछा गया, तो है नहीं आसान। अगर आप लोग स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर करके पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आराम से। माइनिंग के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग जो फाउंडेशन के बारे में बात की गई, ठीक है, इन इंडिया। तो बात की जा रही है, प्रमोट करते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द जो मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो यानी कि मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये प्रमोट करने का काम करते हैं चीजों को। बात की गई प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। तीसरा बोला गया ऑथराइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये बात बोलेगी, ठीक है, फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन। आप लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज जो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन करेगी, तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी कॉमन सेंस की वजह से, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। तो यानी कि ये तो पावर तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी ना, डिस्ट्रिक्ट वाला थोड़ा ना बताएगा उसे कैसे काम करने हैं। प्रमोट करती है एक तरीके से यहाँ पर प्रमोट करती है मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच एरिया, तो इसके प्रमोशन का काम नहीं होता है, इसका बेसिकली प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। तो यानी कि कुछ स्टेटमेंट तो आप लोग कॉमन सेंस से ही यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से खत्म कर सकते हो। सीधा साधा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग जो माइनिंग होती है इज रिलेटिवली कॉस्टली एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू गेट द डीपर डिपॉजिट। तो यहाँ पर ये है बेसिकली अंडरग्राउंड, बेसिकली सरफेस, ये है प्लेसर और ये है इन सिटू। तो आप लोगों को पता है कि अंडरग्राउंड जो है यहीं से ही खोद खाद कर हम लोग सामान निकालते हैं, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। तो ये ए आंसर इसका हो गया यहाँ पर। तो अगर कोई भी आप लोगों को निकालना है तो खुदाई कर ही आप लोगों को चीजें निकालनी पड़ेगी, उसके चलते यहाँ पर आंसर जो है ए हो गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन भी हो गए आप लोगों के लिए, 2 यूपीएससी के अंदर कुछ पूछे गए क्वेश्चन, और पूरा टॉपिक जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों का कवर करा दिया। कहीं से भी कोई डाउट हो तो बताएगा, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। ब्रिक डायलॉग चल रहा है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो मिलकर बोला गया कि रसिया और यूक्रेन को जो लड़ाई चल रही है उसको रोकने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके ऊपर पूरा काम करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में अफगानिस्तान में अभी जो सिचुएशन खस्ता हालत है उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, और कोल्ड वॉर वाली जो मेंटेलिटी है उससे दूर रहने की सलाह यहाँ पर चाइना के द्वारा दी गई है, और कोविड-19 के बाद में कैसे चीज़ों को सुधारना है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोविड-19 रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर है सेट किया जाएगा ये अफ्रीका के अंदर में, और म्यूचुअल रिकग्निशन दिए जा रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि आज की डेट में बात करें तो डी डॉलराइजेशन करने की बात की जा रही है, यानी कि डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मैक्सिमम व्यापार डॉलर में होता है। अभी रसिया, चाइना और इंडिया मिलकर अगर डॉलर को यूज करना बंद कर दे तो ये आपस में कम से कम अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अभी गुजरात में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात क्या है, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसमें जहां पर बहुत ज्यादा फीस होती है तो वहां से लोगों का पीछे छुड़ेगा, अब गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा या फिर नहीं। आज की डेट के हिसाब से देखें तो आज की डेट में बात करें तो इंडिया और चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बॉर्डर के इशू को लेकर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमेशा ही चाहता है इंडिया और चाइना आपस में लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो चाइना का ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ेगा। रसिया के साथ में यूक्रेन को भिड़ा दिया ताकि रसिया आगे ना निकल सके, चाइना के साथ में इंडिया को भिड़ा दो ताकि चाइना भी आगे ना निकल सकते और इंडिया का भी यहाँ पर ग्रोथ रुक जाए। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमेशा फूट डालो वाली नीति फॉलो करते हैं, और अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया और चाइना को ये चीज समझनी पड़ेगी। हालांकि इंडिया तो समझता है पर लेकिन चाइना की बदतमीजी जो है वो देखते हैं कब रुकती है और चीजें नॉर्मल हो पाती है। हम लोगों ने बोल दिया है कि अफगानिस्तान में एम्बेसी खोली जाएगी और यहाँ पर हम लोग एम्बेसी खोल रहे हैं और राहत सामान भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अफगानिस्तान के अंदर भूकंप भी काफी ज्यादा देखने को मिला जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो एक काफी खस्ता हालत अफगानिस्तान की हो गई थी, तो उसके चलते सिचुएशन जो है वो डामाडाल यहाँ पर हो गई। ओके, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट यहाँ पर बनने वाले हैं, यहाँ पर बनने वाली हैं, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं और पूरे देश के द्वारा यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया इनको। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकते हैं। कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट बन रही है ये आप लोगों को बताना है। आसाम के अंदर में जो खस्ता हालत है वो आप लोगों को बताइए, बहुत ही बुरी हालत रही यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे बाढ़ को लेकर। बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया और कई सारे लोगों की भी जान गई, बहुत सारे जानवरों की भी जान गई। तो जानवरों को अक्सर हम वो लोग भूल जाते हैं जब यहाँ पर ऐसी बात आती है।
जानवरों से अगर बातें करें तो कोविड-19 की दवाई जो है हम लोगों ने सबको दी, पर लेकिन जानवरों को हम लोग यहाँ पर भी भूल गए, तो उनको भी कोविड-19 की दवाई जो है वो देने की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में जानवरों की जो हेल्थ है उसको भी सुधारा जा सके। तो ये इसके लिए अभी प्रिपरेशन की जा रही है और आने वाले टाइम में इसको अलाउ किया जाएगा। श्रीलंका जो है उसको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की है इंडिया ने, और इंडिया जो है यहाँ पर अभी मिल भी रहा है। श्रीलंका चाहते हैं कि लगभग 500 मिलियन का एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए ताकि अपना फ्यूल इंपोर्ट कर सके, क्योंकि फ्यूल भी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खस्ता हालत श्रीलंका की हो चुकी है। तो इंडिया जो है हमेशा डूबते को सहारा प्रोवाइड कराता है, जबकि अगर बात करें चाइना की, वो वाली सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है कई बार, जो एक नहीं दिल से सपोर्ट जो किया जाता है। एक तो होता है ठीक है सपोर्ट कर दिया, एक होता है दिल से सपोर्ट करना, तो उसका अलग ही लेवल आप लोगों को देखने को मिलता है। आज का यह सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करेगा। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा और इसको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के एसएलवी कमांडो जो है इनका नाम है यहाँ पर प्रीता। तो अच्छे से आंसर इनके द्वारा यहाँ पर दिए गए और काफी डिटेल में आंसर दिए गए जो भी मैंने आप लोगों से पूछे थे। तो ये आंसर आप लोग देख लेना, पीडीएफ के अंदर भी आप लोग यहाँ पर ये आंसर मिल जाएंगे। आज का जो ग्रुप ऑफ म्यूनामेंट हम्पी ये कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। 14वीं और 16वीं सेंचुरी में यहाँ पर ये पीरियड था इसका जब बनाया गया। ये बेसिकली विजयनगर एम्पायर के द्वारा ये यहाँ पर देखने को मिला। रिवर तुंगभद्रा है यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड, और यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इसी के साथ में द्रविडियन टेम्पल प्लेसेस, इसी के साथ में यहाँ पर विरूपाक्ष जो टेम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिंदू और जैन रिलीजियस सेंटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यहाँ पर ये कनेक्टेड है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताना, और फिर से आप सभी लोगों को दिल से बधाइयाँ और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारा परिवार 1 मिलियन का हो गया। तो फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा रहा, और इसके साथ में आप लोग और आगे किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, जो भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं सजेशन जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।